नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रायपुर की खबर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के हित समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर फैसले लिए गए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्षों में किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पहले किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से ये राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। साथ ही साथ कैबिनेट में बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्यौहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को उज्जैन में थे और यहां पर उन्होंने हरिया खेड़ी में 1133.67 करोड़ की लागत से बनने वाली जल आवर्धन परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद कालिदास अकादमी के मंच से उज्जैन को कई सौगातें भी दी। इस दौरान उन्होंने धनवंतरी का संबंध उज्जैन से बताते हुए यहीं पर आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की और इस दौरान सीएम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली 16 गाड़ियों और 5 अन्य वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई गति देते हुए उज्जैन में नगर निगम की 1100 करोड़ की लागत वाली हरिया खेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया गया। 24 माह में पूर्ण होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 600 से 3000 किलोलीटर क्षमता के 17 नए ओवरहेड टैंक निर्मित किए जाएंगे। 708 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें लगभग 534 किलोमीटर का नया वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ये परियोजना साल 2055 तक उज्जैन नगर की जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस परियोजना से सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही शहर के हर घर में लंबे समय तक जल आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। सिंहस्थ के लिए उज्जैन के प्रबंधन से पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए।
उन्होंने कहा कि उनके दिखाए अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए ही हमारी सरकार गरीब से गरीब के कल्याण में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में एक नया बम फूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। वह इस बयान पर छिड़े सियासी घमासान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर बघेल खुद भी बीजेपी में आना चाहे तो पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। मैं उसको कुछ बोल के नहीं आया, कमिटमेंट करके नहीं आया, और इस कारण से फिर हर चौथे दिन पांचवें दिन छापा पड़ जाता था, जितने बार भी गया। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में अब ऑफर वाली सियासत ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक बयान ने सनसनी फैला दी है। हाल ही में मीडिया के एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिलने का दावा किया। बघेल का आरोप है कि जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया गया। इधर इस बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बघेल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एजेंसियों की सुई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर आकर क्यों रुक जाती है। बीजेपी की जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ ही दोष निकाल रही हैं, बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा है। इससे साफ है कि भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो विपक्षी पार्टी के नेताओं कि यहाँ ही छापा मार रही है, उनके खिलाफ ही दोष निकाल रही है और बाकी जगह कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस दावे को भाजपा ने पूरी तरह झूठा बताया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भूपेश बघेल ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अगर भूपेश बघेल खुद भी बीजेपी में आना चाहें तो पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। आना भी चाहे तो मैं सोचता हूँ कि भाजपा में है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा स्वीकार नहीं करेगा। और मसला ऐसा है इसमें कि सम्मान देना भाजपा के सिद्धांत और मैं कहूँ संस्कार में है। तो जो भी हैं, सिर्फ वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे उन्हीं का विषय नहीं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री जी मुलाकात करते थे, प्रधानमंत्री जी बातचीत करते थे, गृह मंत्री जी भी अभी भी बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। अब इसका कोई गलत अर्थ निकाले तो मैंने बचपना है, मैं सोचता हूँ। एक तरफ भूपेश बघेल बीजेपी पर दबाव और बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी साफ इनकार कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई यह सिर्फ शिष्टाचार वाली मुलाकातें थीं या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही थी। आरोपों के इस दौर ने छत्तीसगढ़ की राजनीति के पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक नए किरदार की सियासत में एंट्री चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन है वो किरदार और सियासत में एंट्री को लेकर क्यों मचा है घमासान? क्या कहते हैं इसको लेकर सियासी चेहरे? देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक तस्वीर सुर्खियों में है। तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की। मौका है जमानत मिलने के बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मेल मुलाकात का। चैतन्य बघेल अपने पिता भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी से मिलते नजर आ रहे हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चैतन्य की सियासत में एंट्री होने जा रही है। दरअसल चैतन्य जेल गए तो 2 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में प्रोटेस्ट करते नजर आए। साल भर जेल में रहकर चैतन्य बाहर आए तो भी किसी हीरो की तरह उनका स्वागत किया गया। चैतन्य को जेल से लेने पिता भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी पहुंचे। सवाल ये है कि क्या 2028 के सियासी महासमर में चैतन्य की एंट्री होने जा रही है? भाजपा सांसद और पूर्व मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे कहते हैं कि जो कर्म उन्होंने यहाँ किए हैं उसकी सफाई देने तो जाना ही पड़ेगा। जो कर्म है उसकी सफाई भी तो देनी होती है ना। तो वो वास्तविकता बताने गए होंगे और क्या वास्तविकता है सब पूरे प्रदेश की जनता तो जानती है। चैतन्य बघेल की दिल्ली में मुलाकात को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सौजन्य मुलाकात बताया और भाजपा की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि काजल की कोठरी में बैठे लोग दूसरों को दागी कह रहे हैं। मुलाकात तो हुई है तो ऐसी सौजन्य मुलाकात, मेरे ख्याल सौजन्य मुलाकात रही।
छत्तीसगढ़ में यूं तो चुनाव 2028 में है, लेकिन चैतन्य के बहाने चर्चा अभी से है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि चैतन्य की सियासत में सिर्फ एंट्री होगी या वो मैदान में भी उतरेंगे। फिलहाल चैतन्य की सियासी पारी सुर्खियां जरूर बटोर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा और मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। दिल्ली से लौटे PCC चीफ दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में पार्टी के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में दी गई ट्रेनिंग को लेकर जानकारी दी है। बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों के 286 से ज्यादा नए जिला अध्यक्षों की भागीदारी वहां पर रही है। संगठन को मजबूत करने प्रशिक्षण दिया गया, जहां पर 3-4 प्रमुख बिंदुओं को लेकर खासतौर पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका मार्गदर्शन किया। प्रशिक्षण में चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया को बताया कि आगे आने वाले 10 दिनों का विस्तृत प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो होना है। वही कार्यकारिणी गठन पर बैज ने कहा कि 31 मार्च से पहले ब्लॉक, जिला, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। चैतन्य बघेल की खड़गे से मुलाकात पर बीजेपी के तंज पर दीपक बैज ने पलटवार किया। कहा कि काजल की कोठरी में बैठे बीजेपी के लोग दूसरों को दागी कह रहे हैं। एक तरफ नक्सल मुक्त होने की बात बस्तर के लिए कही जाती है, वहीं दूसरी ओर वो बात करने से रोकते हैं। बैज ने सवाल किया कि आखिर सच्चाई क्या है। कल दिल्ली में छत्तीसगढ़ सहित लगभग 8 राज्यों के लगभग 286 से अधिक नवनियुक्त संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों की कल बैठक हुई। 1 दिन का प्रशिक्षण हुआ। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब बुरहानपुर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से अपनी ही पार्टी को कड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ वोट की राजनीति छोड़नी होगी। अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से नहीं खड़ी हुई तो उसे भी घर बैठा दिया जाएगा। मसूद ने संविधान और कानून के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की बात कही। वहीं बीजेपी पर सत्ता की राजनीति का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर असंतोष अब बढ़ रहा है? क्या ये संगठनात्मक कमजोरी का एक संकेत है या एक तरीके से दबाव की राजनीति है? क्या इससे मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ नए समीकरण बनेंगे? आगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का उन्होंने मंच से भाषण दिया उसके बाद इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे। ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाएं और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। आमदी कॉलेज में विधायक ओंकार साहू को नहीं बुलाने को लेकर यह मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने विधायक से लिखित में माफी भी मांग ली है, लेकिन बुधवार को इस मामले की शिकायत लेकर कांग्रेस के नेता एसडीएम के दफ्तर पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा उचित नहीं है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नवीन विद्यालय आमदी में, नवीन महाविद्यालय आमदी में एक तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। जनप्रतिनिधि हमारे विधायक हैं, उनको आमंत्रित ना करके यहाँ के महापौर रामू रोहरा जी को आमंत्रित किया गया। ये गलत परिचायक था। हो सकता है ये भाजपा का
दबाव रहा हो कि विधायक को साइड किया जाए और रामू अरोड़ा को आगे लाया जाए, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। कांग्रेस संगठन द्वारा जो है आज जो प्रशासनिक कार्यक्रमों में जो उनकी उपेक्षा हो रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसके संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब दो बदमाश तलवार और लठ लेकर एक मोबाइल शॉप में घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में बदमाश पिंटू बाबा, पंकज ठाकुर दुकान के शोकेस और काउंटर पर हमला करते भी नजर आते हैं। दुकान संचालक ने पुलिस को जानकारी दी, बताया कि बदमाशों ने उसे धमकी दी है कि अगर शिकायत की या बाहर कदम रखा तो उस पर जानलेवा हमला किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपियों की तलाश जारी है। वो ये घटना सितंबर की घटना है जिसमें आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बॉन्ड ओवर भी इसमें किया गया था और जिसमें जो बॉन्ड ओवर किया गया था उसमें आशीष और पिंकू और उसके साथ एक अन्य भरत ठाकुर एक आरोपी था, केस रजिस्टर कर लिया गया था। अभी कल भी एक द्वारा वहां उसकी मोबाइल शॉप की दुकान पर पहुंचकर उसने जो एक लकड़ी का जो डंडा होता है उससे उसने काउंटर पर तोड़फोड़ की, तो इस पर से अलग से मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों को तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए। इंदौर के छोटा बांगडड्डा क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान सनसनीखेज घटना घटी है। मामूली कहासुनी के बाद पोकलेन मशीन के चालक ने मशीन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चालक को भारी हाइड्रोलिक बकेट से कर्मचारी पर वार करते हुए दिखाया गया है और देखा जा सकता है इसमें वीडियो में। और साथ साथ गनीमत तो ये रही कि कर्मचारी इस दौरान बाल बाल बचा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि दो लड़के हैं, जो एक अंदर बैठा हुआ है पोकलेन मशीन के अंदर और दूसरा व्यक्ति बाहर है, जो कि झगड़ा कर रहे हैं और कुछ देर बाद ही फिर वो उसको पोकलेन मशीन के माध्यम से उसको उस पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में जब ये वीडियो आया तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया, एक छोटा बांगड़ता का है। अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इस पर वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाइड किया जाएगा, कहाँ कहाँ पोकलेन मशीन से कार्य किया जाएगा, उन सबकी जानकारी ली जाकर आइडेंटिफाइड की जाकर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदौर शहर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है और जिसमें शुरू में दो गुटों में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ युवकों का देर रात आपस में विवाद हुआ और उसी दौरान एक युवक गोलू पर चाकू और कांच की बोतल फोड़कर उस पर हमला कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोस्तों के झगड़े में गोलू बीच में पहुंच गया और उसने बीच बचाव किया था। विवाद के दौरान उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 से 5 लड़के युवक पर हमला करते हुए नजर आते हैं। एक व्यक्ति ने जो गोलू था, गोलू के पीछे एक धारदार कोई जो कांच की बोतल थी जो टूटी हुई थी, उससे उसके पीठ में वार किया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वेदांता में एडमिट किया गया, जहां 3:30 बजे उसकी डेथ हो गई। तो फिलहाल हत्या का मुकदमा अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें आधा दर्जन लोगों को अभी उठा लिया गया है और इसमें आइडेंटिफाइड किया, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। शाजापुर जिले में बड़ा हादसा टल गया। एक डंपर मकान में घुस गया। बताया जा रहा है कि शॉर्टकट के चक्कर में यह घटना हुई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरा मामला लालघाटी थाना क्षेत्र का है। शहर में एक डंपर चालक को शॉर्टकट लेना महंगा पड़ गया। जिले के काशी नगर इलाके में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान मुरुम से भरा हुआ एक डंपर मुख्य मार्ग छोड़कर शॉर्टकट के रास्ते से गली में जा पहुंचा। डंपर चालक को रहवासियों ने वहां से डंपर ले जाने के लिए रोका भी था, लेकिन चालक नहीं माना और छोटी सी गली में डंपर को मोड़ दिया, जिससे कि एक मकान से वो टकरा गया। मकान से टकराने से डंपर का एक पहिया नाले में धंस गया। घटना के बाद हड़कंप की स्थिति हो गई। डंपर चालक की लापरवाही पर उसे खूब खरी खोटी सुनाई गई।
तो इसी के साथ न्यूज अपडेट में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।